नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक दो ध्रुवीयता का अंत, समकालीन विश्व राजनीति, एक पाठ्य पुस्तक है राजनीति विज्ञान में, जिसका ये सेकंड नंबर का टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक शीत युद्ध का दौर, उसकी पूरी कहानी सहज और सरल तरीके से समझाई गई है। आप वर्ल्ड मैप को भी उसमें देख सकते हैं। वर्ल्ड मैप के माध्यम से इस टॉपिक को समझाया हुआ है, शीत युद्ध की कहानी को। शीत युद्ध की कहानी से ही जुड़ा हुआ ये टॉपिक है कि शीत युद्ध का अंत कैसे होता है, दो ध्रुवों के बीच कैसे शीत युद्ध चल रहा था, वो समझाया हुआ है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय जगत कैसे दो ध्रुवों में बटा हुआ था। तो जिसमें से एक ध्रुव था अमेरिका और एक ध्रुव था सोवियत संघ। एक ध्रुव था सोवियत संघ। इस तरीके से सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो थी साम्यवादी और समाजवादी। अमेरिका की जो विचारधारा थी वो थी उदारवाद, पूंजीवाद और लोकतंत्र। इन दोनों के बीच विचारों का युद्ध था, प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था। 1991 में 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और सोवियत संघ भंग हो जाता है। सोवियत जो प्रणाली है वो एक तरीके से फेल हो जाती है। उसका भी आगे पढ़ेंगे हम, सोवियत प्रणाली क्या थी। अब पहला ही पॉइंट अपना है कि बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के मध्य विभाजन का प्रतीक थी। तो यहाँ यूरोप को या जर्मनी को, यूरोप एक महाद्वीप है, महाद्वीप में जर्मनी एक देश है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और बर्लिन को बीचों बीच से दो भागों में बांट दिया। पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के नियंत्रण में थी तो पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के नियंत्रण में थी। इस तरीके से पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दो भागों में बांटा गया और ये दीवार खड़ी की गई थी 1961 में और इस दीवार को 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया। ये दीवार पूंजीवादी दुनिया यानी अमेरिका, साम्यवादी दुनिया यानी सोवियत संघ के मध्य विभाजन का प्रतीक थी। मुझे उम्मीद है ये इतना आपको समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कि सोवियत प्रणाली क्या थी। तो सोवियत प्रणाली एक प्रकार से मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित है। आप चाहते हो कि मार्क्सवाद को हम समझें तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मार्क्सवाद को ज़रूर समझेंगे हम। समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस 1917 की समाजवादी क्रांति के पश्चात अस्तित्व में आता है। ये 1917 की क्रांति होती है लेनिन के नेतृत्व में। सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी थी। सोवियत गणराज्य की अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध एवं राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए यानी नियंत्रण में आ गए, सोवियत संघ की तरफ आ गए। यानी सोवियत संघ 15 गणराज्यों का एक ग्रुप था। इन सभी देशों की राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की सामाजिक प्रणाली की तरह ढाल दिया गया। यानी कहने का मतलब ये सब साम्यवादी विचारों से प्रभावित देश थे और इन्होंने एक ग्रुप बना लिया, एक खेमा बना लिया, क्या विश्व को एक अपना ध्रुव बना लिया। एक ध्रुव अमेरिका के नेतृत्व वाला और एक समाजवादी खेमे वाला। समाजवादी खेमे के देश दूसरी दुनिया कहलाए और अमेरिका के खेमे वाले प्रथम दुनिया कहलाए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर शेष विश्व की तुलना में सोवियत गणराज्य की अर्थव्यवस्था कहीं अधिक विकसित थी, लेकिन सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का नियंत्रण स्थापित हो गया था। धीरे धीरे साम्यवादी प्रणाली है वो सत्तावादी होती चली गई, यानी सरकार का नियंत्रण वो ज़्यादा होता चला गया। नागरिकों के जो अधिकार थे वो कम होते चले गए, नागरिकों का जीवन कष्टमय होता चला गया। ये हमें पता है कि साम्यवादी प्रणाली का मतलब क्या है, एक पार्टी का शासन। सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में रूसी गणराज्य का प्रत्येक मामले में प्रभुत्व था और अन्य क्षेत्रों की जनता उपेक्षित और दमित महसूस कर रही थी। रूस को सोवियत राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की स्थायी सीट मिली हुई है। ये आपको पता है कि सोवियत संघ है उस समय स्थायी सीट पे था और बाद में जैसे सोवियत संघ भंग हुआ तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में रूस को मिली, तो इसके पास सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट थी।
सोवियत संघ में अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियों को निभाने की जिम्मेदारी रूस को ही सौंपी गई बाद में। सोवियत संघ का विघटन कब होता है? 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती जो गणराज्य थे उनके मध्य एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश रूस ही था, तो उत्तराधिकारी सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बना। 1989 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की वजह से अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया गया 1989 में 79 में, और सोवियत व्यवस्था थी वो कमज़ोर होती चली गई। मिखाइल गोर्बाचोव जो कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति बने थे, इन्होंने 1980 के दशक में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। क्योंकि ये जो साम्यवादी पार्टी है इसमें महासचिव का बहुत बड़ा रोल होता है, महासचिव मेन पद होता है। गोर्बाचोव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहाँ सुधार करने का फैसला किया। और ये जो गोर्बाचोव की नीतियाँ थी वो पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्तनोस्त की नीति कहलाई। गोर्बाचोव के इन फैसलों का व्यापक प्रभाव पड़ा जिसका अनुमान किसी को नहीं था। सोवियत खेमे के पूर्व यूरोप के देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे पूर्व यूरोप के साम्यवादी जो सरकार थी वो गिर गई। इस घटनाक्रम में सोवियत गणराज्य के विघटन की गति भी तीव्र हो गई। जैसे जैसे देश अलग होते चले गए, सोवियत संघ के विघटन की जो प्रक्रिया थी वो तेज हो गई। 1991 में बोरिस एल्सन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस और यूक्रेन के बीच अभी तनाव चल रहा है, युद्ध चल रहा है। इसको हम करंट से कोरिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यूक्रेन और रूस, बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। अब जो रूस है, रूस के आसपास के सभी जो देश उस समय रूस से सोवियत संघ से अलग हुए थे वो उसी समय नाटो में ज्वाइन हो गए। लेकिन यूक्रेन उस समय नाटो में गया नहीं। अभी यूक्रेन नाटो में जाना चाह रहा था और यही वजह थी कि रूस और सोवियत संघ के मध्य युद्ध चल रहा है, तनाव चल रहा है। जो परवर्ती सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद एवं लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। उन्होंने स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल का गठन किया और शेष गणराज्यों को राष्ट्रकुल का संस्थापक बनाया। सोवियत संघ के पतन का मुख्य कारण ये रहा कि सोवियत संघ की जो राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं थी वो कमज़ोर होती चली गई और लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकी इस व्यवस्था के द्वारा। जो आकांक्षाएं जो अंतिम राष्ट्रपति थे गोर्बाचोव, उन्होंने लोगों को दिखाई थी, जो उम्मीद लोगों को दिखाई थी, एक आशा की किरण जो लोगों को दिखाई, तो राजनीतिक प्रणाली और जो आर्थिक व्यवस्थाएं थी वो उनकी जनता की आकांक्षा को पूरा नहीं कर सकी। तो सोवियत संघ के विघटन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये निकला। ऊपर कारण हमने देख लिया, अब परिणाम जब हम देखें कि शीत युद्ध का विघटन हो गया तो इसका क्या परिणाम निकला। तो शीत युद्ध का विघटन होने से जो शीत युद्ध 45 साल से चल रहा था, 1945 से 1990 के तक, वो समाप्त हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो चल रहा था शीत युद्ध वो समाप्त हो जाता है। सोवियत संघ के पतन के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की एक महाशक्ति बन बैठा, यानी एक विश्व की एकमात्र महाशक्ति बनकर अमेरिका उभरता है। लोकतंत्र जो कि अमेरिका की एक शासन प्रणाली थी, उदारवाद और पूंजीवाद। ये उदारवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, ये सब शीत युद्ध की जो थ्योरी है उसमें आपको स्पष्ट समझाया गया है। आप उसको देखेंगे तो स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो अमेरिका की जो उदारवाद है, पूंजीवाद है, उसकी विजय हो जाती है, लोकतंत्र की विजय हो जाती है और सोवियत संघ जो एक पार्टी शासन था उसकी हार हो जाती है। तो इसमें ये 2 ध्रुवीयता का अंत हमारा चैप्टर है। इसमें शीत युद्ध का अंत है, सोवियत संघ का विघटन है। इसका अर्थ यह है शोक थेरेपी, एक प्रकार का आर्थिक मॉडल था शोक थेरेपी। तो ये एक प्रकार का आर्थिक मॉडल अपनाया गया था। पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे जो सोवियत संघ के साथ थे वो बाद में विघटित हुए, उन देशों के लिए। तो वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनशीलता और मुक्त व्यापार की नीति को पूंजीवादी व्यवस्था
को अपनाने के लिए एक महत्वपूर्ण माना गया। साम्यवाद के पतन के पश्चात सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक व्यवस्था जो कि पूंजीवादी व्यवस्था थी उसकी ओर कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। रूस, मध्य एशिया गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों ने पूंजीवाद की ओर रुक कर एक विशेष मॉडल अपनाया जिसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। तो आप बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, ये एक आर्थिक मॉडल था जो उन देशों के लिए अपनाया था जो कभी सोवियत संघ के साथ थे। सोवियत संघ के साथ वाले देशों के लिए अपनाया गया उनका आर्थिक विकास करने के लिए। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं थी, ये इनको सलाहकार के रूप में काम कर रही थी इन देशों को आगे बढ़ाने के लिए। नए देशों के उदय भी सोवियत खेमे के अंत का अर्थ था कि इसमें कुछ देश मुख्यतः बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश थे। ये यूरोपीय संघ से जुड़ना चाहते थे और नाटो से में भी शामिल होना चाहते थे। नाटो जो कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है, NATO। तो नाटो 1949 में बना था और नाटो का जवाब देने के लिए बना था सोवियत संघ का वारसा। तो वारसा 1990 के दशक में भंग हो जाता है और नाटो आज भी जिंदा है। और नाटो ही कारण है कि यूक्रेन और रूस के बीच आज तनाव है, आज युद्ध चल रहा है। तो शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले ये हम देख लेते हैं। 1990 में शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उन आनंद लोक जो कि एक सपना दिखाया गया था, आर्थिक मॉडल बनाकर जनता को एक सपना दिखाया गया और वादा किया गया, उस पर खरी नहीं उतरी है। शॉक थेरेपी से संपूर्ण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का आधार बना खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, धातु जैसे प्राकृतिक संसाधन और उनका निर्यात। सोवियत साम्यवादी देश और भारत के रिश्ते कैसे थे ये देख लेते हैं। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र थे और मध्य एशियाई देश जो कि ताजिकिस्तान था वह 10 वर्षों तक 2001 से लेकर गृह युद्ध में चला। यानी जब वो मध्य अलग हुआ उससे लेकर 2001 तक ये गृह युद्ध में जलता रहा। मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक पेट्रोलिक संसाधनों के विशाल भंडार हैं। संघर्ष और तनाव। भारत ने साम्यवादी रह चुके समझ देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए, लेकिन भारत के रूस के साथ सबसे अधिक अच्छे संबंध रहे, गहरे संबंध रहे, मित्रतापूर्ण संबंध रहे। यानी भारत का रूस के साथ स्वाभाविक मित्रता वाला संबंध है। रूस तथा भारत दोनों देशों ने अपना बहुध्रुवीय विश्व बनाने का सपना देखा है। सन 2001 में भारत रूस के मध्य लगभग 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारतीय सेना को अधिकांश हथियार रूस से प्राप्त होते हैं। आज भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में भी साझेदार हैं। इस तरीके से अपन ने इस चैप्टर को समझने का प्रयास किया है। इस अध्याय के सभी MCQ हल सहित दूसरा वीडियो डाला हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करें, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।